देखो, साझेदारी का समापन, विघटन। ठीक। सबसे पहले क्या होगा, एक मैं बैलेंस शीट आपके सामने बना रहा हूं। इस तरफ आएगा लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। जनरली पार्टनरशिप फर्म का जो बैलेंस शीट होता है तो सबसे पहले आता है कैपिटल, ए, बी, सी, जिन्होंने जितना जितना मिलाया है। फिर आता है रिजर्व फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट लॉस। ये सब इंटरनल लाइबिलिटीज है। इसके बाद आएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर्स, सिंपल लोन, आउटस्टैंडिंग, एडवांस रिसीव इनकम, बिल्स पेबल। ठीक। ये पार्टनरशिप फर्म का लाइबिलिटीज है। ये यहां तक का जो हिस्सा है वो इंटरनल लाइबिलिटीज है। ठीक। और यहां तक का जो हिस्सा है वो एक्सटर्नल है। ध्यान से समझना, ये आंतरिक दायित्व, मतलब इनको चुकाना नहीं पड़ता। और ये बाह्य दायित्व, इनको चुकाना पड़ता है। अब इसमें जो कंफ्यूज होता है सबसे मेन, साझेदार की वाइफ का ऋण, पार्टनर्स वाइफ का ऋण एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आता है। पार्टनर्स वाइफ लोन ये एक्सटर्नल होगा, तो पार्टनर्स लोन क्या होगा, इंटरनल होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। साझेदार का ऋण जो है वो इंटरनल है, उसकी वाइफ का लोन जो है वो एक्सटर्नल है। इनका यूज कहाँ होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। इस तरफ आएगा एसेट्स, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा होता है करंट एसेट्स। तीसरा इंटेजिबल एसेट भी मानते हैं, लेकिन अभी उसको ध्यान नहीं देते। स्थायी संपत्तियां वो संपत्तियां होती है जिनका साल में एक बार वैल्यूएशन होता है। फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका वैल्यूएशन साल में एक बार होगा, और उस पे हो सकता है डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार। ये सब क्या है, स्थायी संपत्तियां हैं। करंट एसेट्स नाम से ही क्लियर है, करंट मतलब चल। इसकी जो वैल्यू होती है या इसका जो क्वांटिटी होती है वो रोज कम ज्यादा होता है, रोज चेंज होगा। जैसे स्टॉक डेली प्लस माइनस होगा, क्योंकि ग्राहक आया, हम बेच दिए, माइनस हो गया स्टॉक। फिर हम खरीद के लाए, हमारा स्टॉक फिर प्लस हो गया। तो ये जो स्टॉक है वो डेली बदलेगा। बैंक बैलेंस भी चेंज होता रहता है। डेप्टर, हमारे जो उधारी ग्राहक है वो भी चेंज होते रहते हैं। कैश, तिजोरी का पैसा, ये भी बदलता रहता है। ये सब क्या है, करंट एसेट्स माने जाएंगे, चालू संपत्तियां। स्थायी संपत्तियों में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब स्थायी संपत्तियां होती हैं। आप अगर लिक्विडेटर हो, परिसमापक हो स्वयं, तो आपको क्या करना है,
इसमें से पहचानना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हो। इसमें कुछ इंटेजिबल भी आते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट, और जो भी होगा, जिस पे भी होगा, ये सब क्या है, अदृश्य संपत्तियां हैं। प्रॉफिट लॉस, जनरली लॉस जो है वो एसेट्स की तरफ से होता है। तो अब इसमें से हमको पहचानना है कि कौन कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब बिक जाएगा, स्टॉक बिक जाएगा। बैंक बैलेंस नहीं बिकता, कैश नहीं बिकता। तो जब आप एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो जो रियलाइज नहीं होता, या तो वो ऑलरेडी रियलाइज्ड है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको छोड़कर बाकी को हम वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे। प्रॉफिट लॉस छोड़ देना, प्रारंभिक व्यय छोड़ देना, डिस्काउंट छोड़ देना, ड्राइंग छोड़ देना, ड्राइंग्स भी नहीं आता। तो जब आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, तो सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटीज को छोड़ देना, केवल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लिखना। एसेट लायबिलिटीज की ओर, इंटरनल को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। तो इस तरफ का एरिया तो बहुत आसान है, इतने को उठाकर आप डाल दो रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स में से बीच बीच में हमको छांटना पड़ेगा, जिसको हम वसूल सकते हैं उसी को वसूली खाते में लिखेंगे, जो पहले से वसूल है या जो वसूल नहीं हो सकता उसको छोड़ देंगे। जैसे बैंक बैलेंस को छोड़ देना, कैश को छोड़ देना, प्रॉफिट लॉस को छोड़ देना, प्रारंभिक व्यय को छोड़ देना, आहरण को छोड़ देना। यहां तक सबको क्लियर है? हमारा मेन टारगेट ये है कि इस बैलेंस शीट के अमाउंट को जीरो लाना है, बस जीरो लाके उनका समापन करके निपटाना है। अब सवाल ये उठता है कि जिनको छोड़ दिए हैं उनका क्या होगा। तो वो, जैसे इंटरनल लायबिलिटीज है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये एडजस्ट होते हैं। इधर वाले लोग, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या कैश अकाउंट में जाके मर्ज हो जाएंगे। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। दिख रहा है ना सभी को? सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि वसूली खाता कब बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं, बताओ। बताओ। वेरी गुड। जब फर्म का समापन हो जाता है, तो फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का कीमत, मतलब बैलेंस शीट को जीरो करने के लिए, इसका हिसाब का निपटारा करने के लिए ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। कोई भी पूछे आपसे तो आपका जवाब यही होगा कि फर्म के समापन पर, समापन की तिथि में जो बैलेंस शीट दिया है उसको निपटारा करने के लिए ये खाता बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखना जरा ध्यान से। ठीक, ये इस तरफ आएगा डेबिट, इस तरफ आएगा क्रेडिट। सबसे पहला काम हमको करना है यहाँ पर, विभिन्न संपत्तियां जो सैलरी एसेट्स है, जो बाजार में बेच सकते हैं, चिट्ठा से चिट्ठा मूल्य पर लेते हैं। विविध संपत्ति जो बाजार में बेची जा सके, चिट्ठा से चिट्ठा मूल्य पर लेना है। ठीक, विविध संपत्ति जो बाजार में बेची जा सके, चिट्ठा से चिट्ठा मूल्य पर लेना है। अब इसमें देखो मैंने लिखा है जो बाजार में बेच सकते हैं उसी को लिखना है, तो इसमें जो राइट लगा है
हो सकता है आपके क्वेश्चन में भी कुछ होंगे, तो उन्हीं आइटम को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। मैं नमूने के तौर पे 2-3 आइटम लिख देता हूँ, जैसे टू लैंड अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी एक्सेट्रा, और जो भी होंगे, मतलब ये वसूल हो सकते हैं। जो यहाँ पे राइट लगा है उसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर। अब ये क्रेडिट वाला आइटम है, तो यहाँ पर लिखेंगे विविध बाह्य दायित्व, सैंड्री एक्सटर्नल लायबिलिटीज, विभिन्न बाह्य दायित्व चिट्ठा से चिट्ठा के मूल्य पर। ठीक, अब देखो ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है इसी वैल्यू से यहाँ पर ट्रांसफर करना है अपने को। बाह्य दायित्व का मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो पार्टनर्स को पैसा देना है उसको छोड़कर, ये उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा पूरा, बट ये नहीं होगा। तो इस एरिया का पूरे आइटम को उतार देना है उसी के पैसे सहित, यहाँ पर सेकंड नंबर पे। ठीक, दिख रहा है क्या कि मैं ऐसे करूं? अब ठीक है, दोनों दिख रहा है आपको? हाँ देखो, पहले मैंने क्या किया, इस एसिड्स में से यहाँ पे लिख दिया जो वसूल हो सकता है। अब दूसरा है विविध बाह्य दायित्व चिट्ठा से चिट्ठा मूल्य पर, सैंड्री एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बैलेंस शीट से लेके यहाँ पे डालना है। तो इसमें से सारे आइटम को लिख लो, या फॉर एग्जांपल मैं 2-3 आइटम को यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी तो आप समझदार हो। ठीक, ये देखो, बाय बैंक लोन, बाय क्रेडिटर, और अदर लोन जो भी होगा। तो समझ में आ गया, ये जो बैलेंस शीट है इसका आधा आइटम आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आधा से ज्यादा आइटम यहाँ चला जाएगा, इसमें के सारे आइटम कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, और फाइनली क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा दोनों तरफ से। एसेट्स और लायबिलिटीज के तौर पे ये जीरो हो जाएगा, और हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। मेन उद्देश्य रहता है कि इसके अकाउंट को क्लोज करना। ठीक, अब हम क्या करेंगे देखो, अब इसमें से हमने बहुत सारे आइटम को छोड़ दिए हैं, अब यहाँ आते हैं। तो फिर से मैं इसको सिंगल पेज में दिखाता हूँ बड़े स्तर पे। अब आपको बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है, करना क्या है देखो, ये जो एसिड्स हैं वो अगर बाजार में बेचा होगा तो उससे कुछ वसूल हुए होंगे, तो इनका जो भी कीमत है, जैसे बैलेंस शीट में ये जमीन का कीमत दिख रहा है मान लो 10,000 रुपया। ठीक, और मान लो हमको मार्केट में वसूल होता है केवल 9,000 रुपया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे तीसरे नंबर पर, संपत्ति को बेचने से राशि प्राप्त होने पर जो संपत्तियां हैं हम उसको बेचे हैं, संपत्तियों को बेचने से राशि प्राप्त होने पर, तो ये आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा कि किससे कितना मिल रहा है, समायोजन में आपका इसका उल्लेख होगा। तो आप उन सबको लिख दो बाई कैश अकाउंट के नाम से। ठीक, रोकड़ खाते के नाम से इसकी एंट्री हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी संपत्ति मार्केट में बिक जाए, हो सकता है कुछ ना बिके, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ संपत्तियों को पार्टनर रखने को तैयार हो जाए, उसको पसंद आ जाए। जैसे मान लो
पार्टनरशिप फर्म में कोई जमीन है, साझेदार बोलता है कि इस जमीन को मार्केट में मत बेचो, इसको मैं रख लूंगा। तो ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें कोई संपत्ति साझेदार ग्रहण करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चौथे नंबर पर। इसमें आएगा संपत्तियों को साझेदार के द्वारा ग्रहण करने पर कोई संपत्ति को कोई पार्टनर ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉपर्टी लिया है उसका नाम और पैसे यहाँ पे लिख दो। 1 2 3 4। अब ये संपत्तियों का तो काम हो गया, कुछ संपत्तियों को बेच दिए और कुछ को पार्टनर्स ने ले लिया। अब नंबर आता है ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट करने का। ये जो वसूली हुई है इससे इनका पेमेंट भी करना है, तो इस तरफ 5वां नंबर का काम जो होगा वो होगा बाह्य दायित्वों का भुगतान करने पर, पेमेंट टू ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाह्य दायित्वों का भुगतान करने पर। अब ये कैसे पेमेंट करेंगे देखना, जैसे ये बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, इसका हम पेमेंट कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, यहाँ पर जो भी पैसा हम देंगे उसका नाम और उतना पैसा। जरूरी नहीं कि जितना लिखा है उतना ही दे, कभी कभी हमको डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक। तो ये जो लाइबिलिटीज है इसका हम पेमेंट कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटीज को खुद ही रख लेता है कि इसका पेमेंट मैं अकेले कर लूंगा, तो उस स्थिति में जैसे संपत्ति लेते हैं तो इधर आता है, तो दायित्व लेंगे तो इधर आएगा। तो 6वें नंबर पर साझेदार के द्वारा दायित्व ग्रहण करने पर एनी पार्टनर्स टेक्स लाइबिलिटीज, कोई भी साझेदार अगर लाइबिलिटीज को लेता है तो आप यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है तुम लोग को? ठीक। तो ये लाइबिलिटीज ले लिया तो भी यहाँ आ गया, मतलब देखो दो सोल्यूशन इधर आता है तो दो सोल्यूशन इधर भी है। नकदी बेचेंगे तो कैश अकाउंट, नकदी पेमेंट करेंगे तो टू कैश अकाउंट। पार्टनर संपत्ति ले लेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लाइबिलिटीज लेता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसने भी लिया है। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अचानक प्रकट हो जाते हैं, कुछ लाइबिलिटीज प्रकट हो जाते हैं, कोई अचानक पैसा लेने वाला पहुंच गया जिसका हम कहीं रिकॉर्ड नहीं रखे थे, तो या लिक्विडेशन का खर्चा हो गया। तो सेवेंथ नंबर पर आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय या संदिग्ध दायित्व, डाउटफुल डेप्ट, दायित्व का भुगतान किए या समापन व्यय। जो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, फर्म के समापन का जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें कुछ एक्सपेंस भी होता है, कुछ खर्च भी होता है, तो उस खर्च का हम पेमेंट कर रहे हैं। या अचानक से कोई लाइबिलिटीज प्रकट हो गया,
सामने आ गया कि इतना पैसा तो बचा हुआ देना है। तो इस टाइप के जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर टू कैश अकाउंट के नाम से पेमेंट हो जाएगा। ऐसे ही हो सकता है कि कोई संपत्ति से हमको अचानक पैसा मिल जाए जो हम बुक्स में नहीं लिखे थे, तो यहाँ पर 8वें नंबर पर कोई आकस्मिक आय प्राप्त होने पर, सडनली कोई इनकम हो गया, तो बाय कैश अकाउंट। बस ये आपका वसूली खाता का फॉर्मेट तैयार हो गया। सबको पता है कि क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आता है, और डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो लॉस आता है। आपको क्या करना है, जो पार्टनर्स है उनको उसके रेशियो में बांट देना है। ठीक, साझेदार के पूंजी खाते में। तो ये फॉर्मेट में आप लोग को बता दिया वसूली खाता। इसके बाद हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट और बनेगा। साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ध्यान से समझना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब, एक होता है स्थायी पूंजी होने पर और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी होने पर। मतलब स्थायी पूंजी में ये माना जाता है कि उन्होंने जो प्रारंभ में पूंजी लगाई है वो उतना ही रहेगा, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। तो ऐसे केस में स्थायी पूंजी खाता अलग बनेगा और चालू खाता अलग बनेगा। दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी मानने पर। तो मैं आपको पहले सेकंड वाला बताता हूं। यदि उनकी पूंजी परिवर्तनशील हो, यदि पूंजी परिवर्तनशील हो, तब क्या करेंगे? तब देखो, कैपिटल अकाउंट, जैसे तीन पार्टनर है तो तीन तीन कॉलम, ए बी सी, ए बी सी। आप लोग देखे होंगे इस तरफ होता है डेबिट और इस तरफ होता है क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है नामे, कोई पार्टनर अगर कुछ निकालता है तो उसके नाम पे चढ़ा देते हैं। और क्रेडिट का मतलब होता है जमा, कोई पार्टनर अगर कुछ ला के देता है तो उसके नाम पे जमा कर देते हैं। कुल मिलाकर यदि साझेदारों का फर्म से पैसा लेना बढ़ता है तो प्लस जमा मान लो, यदि साझेदारों का फर्म से लेना निकलता है, कुछ निकाल रहे हैं, तो वो उनके अकाउंट से माइनस करना है। जैसे ध्यान से समझना, इस तरफ आएगा कैपिटल पूंजी, साझेदारों ने पूंजी लगाया तो उनके लिए ये प्लस वाला आइटम है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, ये भी उनके लिए प्लस वाला आइटम है। बाय प्रॉफिट, अगर उनको बैलेंस शीट से कोई प्रॉफिट दिख रहा है तो उसके अकाउंट में भी ये पैसा बढ़ेगा, लाभ का पैसा, तो भी ये प्लस होगा। समझ आ रहा है ना? मतलब मैं एक अगर पार्टनर हूं किसी साझेदारी फर्म में, और यदि मेरा पैसा फर्म में लेना
किसी कारण से बढ़ते जा रहा है, प्लस होते जा रहा है, तो उसको मैं क्रेडिट करते जाऊंगा। जैसे फर्म से मुझे लाभ हुआ, मेरे हिस्से में 5,000 आया, तो ये 5,000 प्लस की ओर चला जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं फर्म से पैसा निकालता हूँ, मैंने आहरण किया, तो ये मेरा पैसा वहां से माइनस होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा टू ड्रॉइंग, आहरण, जितने भी जितना जितना निकाला उस पर अगर ब्याज भी देना पड़े तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ आ रहा है ना? बताओ। यदि, हाँ, यदि आप पार्टनर हो और किसी कारण से आपका फर्म में पैसा जमा होते जा रहा है, तो आप उसको यहाँ पे लिखोगे। यदि किसी कारण से आपका पैसा फर्म से माइनस हो रहा है, जैसे कि फर्म को लॉस हुआ, इस साल फर्म को 5,000 का लॉस हुआ एक एक पार्टनर को, तो लॉस हुआ मतलब आपके खाते से कटेगा ये, तो यहां पर आ जाएगा टू लॉस। मान लो किसी साझेदार ने फर्म से कोई संपत्ति ले लिया, तो उसके खाते में जमा होगा कि माइनस होगा, बताओ। किसी पार्टनर ने फर्म से कोई संपत्ति निकाल लिया है, तो उसके खाते से पैसा कम होगा, तो माइनस की ओर यहां पर टू एसिड्स टेक, मतलब कोई संपत्ति लिया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं संपत्ति लेने पर। भाई सीधी सी बात है, मैं अगर फर्म से कोई संपत्ति लिया हूं, तो मेरे खाते से वो क्या हो जाएगा, माइनस, नामे कर देंगे, मेरे खाते को डेबिट कर देंगे। और अगर मैं फर्म से कोई दायित्व ग्रहण किया हूं, तो कि फर्म का कोई कर्जा था और कोई पार्टनर बोलता है कि इस कर्जे को मैं पटा दूंगा, तो उस पार्टनर का फर्म में आप डेबिट करोगे कि उसके नाम से क्रेडिट करोगे, पैसे को क्रेडिट करेंगे, यस। तो लाइबिलिटी स्टेक, अगर दायित्व लेता है तो आप यहां लिखोगे दायित्व लेने पर। मतलब आपको रीजन तो समझ में आ रहा है ना कि क्यों हम इनको डेबिट करते हैं और क्यों हम इनको क्रेडिट करते हैं, बस यही चीज आपको समझना है। प्लस मतलब एक पार्टनर का पैसा प्लस हो रहा है, ठीक। माइनस का मतलब उसका खाते से, फर्म से उसके खाते में नामे उसके नाम पे चढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो ड्रॉ कर रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो नगद ड्राइंग करे, उस पे इंटरेस्ट लगे, उसका खाते में लॉस आ जाए, वो संपत्ति ले ले, या तो वसूली से उसको हानि हो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली की हानि भी उसके खाते को कम करती है, ठीक। और वसूली पे लाभ हो जाए तो उसका अकाउंट भी प्लस हो जाएगा, वसूली पर लाभ, ठीक। देखो, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली पर लाभ। तो ये ऐसे कारण हैं जिससे उसका कैपिटल अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हो। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोग को पूंजी खाते को कैसे बनाया जाता है। अब मान लो कि आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है कोई रिजर्व फंड है, जमा किया हुआ पैसा है, जिसको पार्टनर को बांटना है। तो फर्म में यदि कोई जमा किया हुआ पैसा है और आप उसको बांटते हो, तो आप उस फर्म में पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? कोई संचय, कोई जमा किया हुआ पैसा, देखो ये उनके अकाउंट में प्लस होगा, क्योंकि फर्म में कोई संचय है जो पार्टनर्स के अकाउंट में डालना है। तो बाय रिजर्व फंड, किसी भी प्रकार का रिजर्व फंड पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। बस इसके बाद जो अंतर आएगा उसको आप कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, किस पार्टनर से कितना लेना है, किस पार्टनर को कितना देना है, टू कैश अकाउंट और बाय कैश अकाउंट। ये होता है यदि पूंजी परिवर्तनशील है, और अगर पूंजी स्थायी हो, ठीक, तो क्या करना, इस कैपिटल बस को अलग लिखना, बाकी अलग अलग हो जाएंगे, बस। मतलब यदि पूंजी परिवर्तनशील है, अगर पूंजी परिवर्तन, सॉरी, यदि पूंजी स्थिर है, परिवर्तन तो बता दिया मैं,
स्थिर है तो एक बनेगा पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। इसमें केवल पूंजी का लेखा होगा, बस केवल कैपिटल, ए बी सी, ए बी सी, केवल पूंजी बाय कैपिटल। बाय बैलेंस लिख सकते हो इसको, कैपिटल ना लिख के आप लोग बैलेंस लिख देना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो बना ही रहे। और इस तरफ आ जाएगा टू बैलेंस, बस सेम अमाउंट, इसमें कुछ करना ही नहीं रहता है। अब पूंजी को छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर बाकी जो बच गया ये सारा चीज आप किस में डाल देंगे, करेंट अकाउंट, उनके चालू खाते में। ये उनका चालू खाता है। मतलब पूंजी को छोड़कर बाकी पूरा, ठीक, पूंजी छोड़कर पूरा चीज आपको वैसे ही बनाना है जो इसमें दिया हुआ है। और इसके बाद लास्ट बनता है कैश अकाउंट, रोकड़ खाता या बैंक खाता, रोकड़ या बैंक खाता। ध्यान से समझना। और अभी जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, इसका पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, तो आप लोग मेरे चैनल से भी देख सकते हो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, फॉर्मेट को, यदि समझ नहीं आएगा तो। ठीक, मुझे मालूम था रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखता हूँ तो यहाँ पे 30 मिनट रिकॉर्डिंग हो गया है, मैंने बंद करना भूल गया था वीडियो को। तो आप लोग इसको यूट्यूब में भी रिपीट देख सकते हो। देखो, ये रोकड़ खाता है, जाहिर सी बात है पैसा आएगा तो आप यहाँ लिखोगे, और पैसा जाएगा तो आप यहाँ लिखोगे। वसूली खाते, साझेदारी के विघटन में 4 प्रकार से पैसा आता है और 4 प्रकार से पैसा जाता है। सबसे पहला है प्रारंभिक रोकड़ या बैंक शेष। ये आपको चिट्ठा में जो रोकड़ या बैंक को छोड़ दिए थे ना, वहां से ले आना, चिट्ठा से, प्रारंभिक रोकड़ या बैंक शेष। दूसरे नंबर पर पैसा आएगा संपत्ति को बेचने पर प्राप्त राशि, संपत्तियों को बेचने पर प्राप्त राशि। ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता से। ठीक, तीसरे नंबर पर आएगा साझेदारों के द्वारा नगद लाने पर, साझेदार के द्वारा नगद लाने पर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स अकाउंट, जो भी पार्टनर लेके आया। और चौथा और लास्ट होगा पूंजी खाते का, पूंजी खाते का विकलन शेष, ए का, बी का या सी का, जो भी होगा सबको लिख देना। अब ये पूंजी खाते का विकलन शेष क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कैपिटल अकाउंट है, तो ये जो बैलेंस है ये आगे कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये इस तरफ डेबिट की ओर जाता है कैश अकाउंट में, तो इसको लिखना है। तो ये 4 तरीके से पैसा आएगा कैश अकाउंट में। पहला प्रारंभिक रोकड़ या बैंक शेष, दूसरा संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि, तीसरा साझेदारों को नगद लाने पर, और चौथा है पूंजी खाते का डेबिट बैलेंस। इस तरफ आ जाएगा पैसा गया, तो सबसे पहला होगा दायित्वों का भुगतान करने पर, दायित्वों का भुगतान, ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट में मिल जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे नंबर पर आएगा साझेदार का ऋण भुगतान,
अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसको आप दे दो बाय पार्टनर्स लोन, जिसका भी नाम से होगा। तीसरे नंबर पर होगा समापन व्यय या अन्य दायित्व, इसको भी आप दे सकते हो। बाय रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री होती है। और लास्ट है चौथे नंबर पर, जिस प्रकार यहाँ पर साझेदारों के पूंजी खाते का विकलन शेष आया है, तो इस तरफ आएगा साझेदारों के पूंजी खाते का समाकलन शेष। साझेदारों के पूंजी खाता का समाकलन शेष, जैसे ए बी सी, ये मतलब हमने सरप्लस लौटाया है, साझेदारों को लौटाया। और यहाँ पे जो आया है ना, वो साझेदारों से और मांगा गया, कम पड़ने पर मांगा गया, ये इसका अर्थ है। लास्ट में फाइनली क्या होता है, दोनों का टोटल बराबर आता है, तो आपका ये पूरा जो विघटन है वो कंप्लीट हुआ। लास्ट ये जो आपके पार्टनरशिप का जो बैलेंस शीट है, इसको हम जीरो कर दिए। क्या क्या बना के, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए 2 प्रकार का, और फाइनली लास्ट में कैश अकाउंट। ठीक।